बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्स्ट्रेंट्स, और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट्स की चार टाइप्स हैं, लेकिन इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। अगर हम कॉन्स्ट्रेंट्स की मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ अगर देखें तो वो उसके एतबार से इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोलते हैं होलोनोमिकल कॉन्स्ट्रेंट्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन होलोनोमिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कॉन्स्ट्रेंट्स बेसिकली हमने बोला था कि कंडीशन है, कोई भी किसी भी मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अगर आप लगा दें तो वो बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट कहलाता है। अगर उस कॉन्स्ट्रेंट्स की मैथमेटिकल इक्वेशन देखी जाए तो उसके एतबार से दो टाइप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, एक होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट्स और दूसरी नॉन होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट्स। तो इनको अभी देखेंगे कि ये क्या होती हैं। और इसको दो मजीद जो है टाइप्स में डिवाइड भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑफ टाइम, कि अगर तो कॉन्स्ट्रेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, उस एतबार से भी इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। और एक को बोलते हैं स्केलेरोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट और दूसरे को बोला जाता है रियोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम उसके टाइम को देखें, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट की जो कंडीशन है अगर वो टाइम डिपेंडेंट है तो फिर उसके एतबार से इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। और ये मैं बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट जो है वो स्क्लेरोनोमिकल कंस्ट्रेंट भी हो, और या हो सकता है कि वो रियोनोमिक कंस्ट्रेंट हो। ठीक है, तो ये इसमें से एक पार्ट चूज करेंगे और इन दोनों में से एक पार्ट चूज करेंगे, वो हमारी जो है वो एक कंस्ट्रेंट कहलाएगा। और इस तरह से जो हमारे पास रियोनोमिक कंस्ट्रेंट है वो मे बी नॉन होलोनोमिक हो और हो सकता है होलोनोमिक भी हो। तो टाइम के एतबार से उसको दो में जो कन्वर्ट किया, जो डिवाइड किया, वो ये दो है। मैथमेटिकल एतबार से उनको जो दो में डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स में, वो ये दो हैं, होलोनोमिकल और नॉन नॉन होलोनोमिकल। अभी जब हम इनको पढ़ेंगे आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो होलोनोमिकल स्टार्ट करते हैं पहले कि होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट क्या होती हैं। तो होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट हमारे पास अभी बेसिकली होलोनोमिकल और नॉन होलोनोमिकल की जब हम डेफिनेशंस पढ़ लेंगे तो फिर ऑटोमेटिक आपको इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने वाली है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कई बच्चों को इजीली समझ नहीं आती, इसलिए जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट्स ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनके लिए हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इस फॉर्म की। इस तरह की ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर उस कंस्ट्रेंट के लिए लिखी जा सकती हो तो वो कहलाएगा होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q1 q2 अप टू qn। हमें पता है कि किसी भी डायनामिक सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है Lagrangian में। इफ द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट imposed on the motion of system can be expressed as equation connecting the coordinates of dynamic system and the time in the form of this, then the constraint are said to be holonomical constraint। तो इतनी पूरी ये लाइन इंग्लिश की लंबी चौड़ी स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर तो कॉन्स्ट्रेंट की कंडीशन को आप इस तरह की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकें तब वो आपके पास कॉन्स्ट्रेंट कहलाएगा होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट। तो इसकी इस फॉर्म से मुराद क्या है, ठीक है, अभी अभी इसके ऊपर बात करेंगे। ये है क्या बेसिकली, इसको देखने पे लग क्या रहा है कि ये हमारे पास है क्या चीज़। एक एग्जांपल इसकी मैं देता हूँ होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट की, कि अगर हमारे पास कोई बीड है और वो सर्कुलर वायर के अंदर मूव कर रही है। सर्कुलर वायर, अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास इस तरह से एक सर्कुलर वायर है और इसके ऊपर एक बीड है। बीड मतलब मान लें आपकी ये रिंग है। अब ये रिंग जो है इसके सरकमफेरेंस पे मूव कर सकती है। ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी मैंने कि ये ना तो अंदर जा सकती है, ना बाहर जा सकती है, ना आगे ना पीछे, कहीं पे नहीं जा सकती, सिर्फ इस रिंग के ऊपर मूव कर सकती है। और रिंग के ऊपर अगर मूव कर सकती है तो रिंग की अगर कोऑर्डिनेट्स आप देखें तो रिंग की जो इक्वेशन होती है या सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर। आर जो है वो रेडियस होता है इस रिंग का। तो सिर्फ और सिर्फ जो बीड है वो ये कंडीशन ओबे कर सकती है जब वो रिंग के ऊपर मूव कर रही होगी। तो ये मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल ली। ये मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी इस बीड की कंडीशन है कि ये इसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा इस जो एक्सप्रेशन है इसको ओबे करेंगे। इसके अलावा इसके कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते इस रिंग के। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये मैथमेटिकल इक्वेशन बेसिकली ये इस फॉर्म की ही इक्वेशन है। ये बेसिकली बता क्या रहा है, ये बता रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बता रही है
कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आप लिख सकते हो उस कंस्ट्रेंट के लिए जिसमें तमाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम, अगर टाइम इन्वॉल्व है तो टाइम भी उसके अंदर मौजूद हो। तो देखें आपके पास इस बीट के दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास रिक्वायर हैं इसको स्पेसिफाई करने के लिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, दोनों इसके अंदर मौजूद है। और एक इक्वालिटी का साइन भी मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी का साइन। ये देखें, ये इक्वल टू जीरो या इक्वल टू समथिंग, सम कांस्टेंट भी हो सकता है। इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे जीरो है तो जरूरी नहीं जीरो, ये किसी कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, जीरो भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे रेडियस आर कांस्टेंट है इस सर्कल का। तो ये बिल्कुल इस तरह की ही इक्वेशन है हमारे पास कि उसके अंदर फंक्शन होने चाहिए, उस फंक्शन के अंदर वो तमाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट होने चाहिए जितने रिक्वायर हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है वो, तो टाइम भी इंक्लूड होना चाहिए। अब ये कोऑर्डिनेट, इसकी जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसलिए यहाँ पे टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं है, लेकिन एक्स वाई जो इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक जो है इसकी एग्जांपल है। अभी जब नॉन होलोनोमिकल आप पढ़ेंगे तो फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी इस तरह की एक्सप्रेशन की बात की जाएगी, तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नॉन होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट देखते हैं। अच्छा, एक ये भी लाइन है कि होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट आर आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट्स, इसको भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले नॉन होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन देख लें। इसकी जो इस इंग्लिश स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कंस्ट्रेंट जिसको इस फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो। पिछला जो कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा उसमें हमने ये बात की कि उसमें हम इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकें इसको, दोनों सेम एक्सप्रेशन है। अगर तो ऐसी एक्सप्रेशन आप फाइंड कर लें कंस्ट्रेंट के लिए तो वो होलोनोमिकल, अगर ना कर सकें तो वो नॉन होलोनोमिकल। और ऐसी कोई कंस्ट्रेंट हमारे पास मौजूद है जिसकी हम इस तरह की इक्वेशन नहीं लिख सकते, तो उसकी एग्जांपल देखते हैं। ए बीड मूविंग ऑन ए वायर, अभी हमने एक एग्जांपल देखी, ए बीड मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ या सर्कुलर रिंग। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि बीड मूविंग ऑन ए वायर। अगर एक वायर के ऊपर बीड मूव कर रही है तो वो उसकी कंडीशन कैसी होगी। मान लें कि ये आपके पास वायर है और वायर यहाँ से मैंने बांधी हुई है किसी चीज़ से, दो जो एजेस हैं ये किसी चीज़ से कनेक्टेड है, और ये मेरे पास बीड है। यहाँ से ज़ीरो से लेके एल तक इसकी लेंथ है, और ये इसको मान लें कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है। तो बीड जो है वो ज़ीरो से लेके एल तक कहीं पे भी मौजूद हो सकती है, जिस तरह से यहाँ पे रिंग में बीड जो है इस पूरे सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी मौजूद हो सकती है। और सरकमफेरेंस की इक्वेशन हमारे पास ये थी और ये हमने लिख दी। अब ये ज़ीरो से एल तक कहीं पे भी हमारे पास हो सकती है। इसकी अगर मैं कुछ ना कुछ कंडीशन लिखूँ इस बीड के लिए, तो वो मैं लिख सकता हूँ ये कि अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो इसकी एक्स, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन एल। और ज़्यादा भी आप प्रिसाइज कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि ज़ीरो पे पड़ी हो सकती है बिल्कुल यहाँ पे, या एल पे भी हो सकती है। तो इक्वल और लेस देन और इक्वल और जो है यहाँ पे ये साइन आप शो कर सकते हैं इसके लिए। तो देखें, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के अंदर आपको डिफरेंस अब नज़र आ गया होगा कि नॉन होलोनोमिकल के लिए आप कोई इक्वेलिटी का साइन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे इक्वेलिटी के साथ साथ इनइक्वेलिटी आई हुई है। तो जब भी कंस्ट्रेंट की कंडीशन में इनइक्वेलिटी का साइन आ जाएगा तो हमेशा आपका जो कंस्ट्रेंट होगा वो नॉन होलोनोमिकल होगा। और यही बात की जा रही है कि जब आप इस तरह की एक्सप्रेशन में ना लिख सकें अपने कंस्ट्रेंट को, वो नॉन होलोनोमिकल होगा। तो देखें, ये एक्सप्रेशन कैसी है, इसमें इक्वेलिटी का साइन है लेकिन इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसमें इनइक्वालिटी का साइन है, ये इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसा कंस्ट्रेंट मौजूद हो जिसमें इनइक्वालिटी, जिसकी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए इनइक्वालिटी यूज़ की जा रही है, तो वो नॉन होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट होगा। और जब आपके पास ऐसा कंस्ट्रेंट मौजूद हो जिसके लिए आप इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं उसकी कंडीशन में, और उसके अंदर तमाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की आप एक ही एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है, तो वो जो आपके पास जो कंस्ट्रेंट होगा वो होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट होगा। तो ये बेसिकली दोनों के दरमियान में मेजर डिफरेंस था, और मैंने इसीलिए आपको बोला था कि जब आप दोनों को देख लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि नॉन होलोनोमिकल और होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है। तो ये एक्सप्रेशन से मुराद यही था कि अगर आप ऐसी इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखें उसकी कंडीशन को तो वो नॉन होलोनोमिकल, और अगर इक्वालिटी की फॉर्म में आप उसकी कंडीशन को लिख सकें तो वो होलोनोमिकल है। अब होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट को हम इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं और नॉन होलोनोमिकल को नॉन इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन के लिए कोई आप डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे निकाल के दें,
तो इसके लिए इस जो एक्सप्रेशन के लिए अगर इसका अगर दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें आप, तो डिफरेंशियल लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x dx, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2y dy, और ये चूंकि कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। आप इसको y को दूसरी तरफ ले जाएं और माइनस साइन लगा दें, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दें, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, आप पावर को ऐड कर दें उसी से डिवाइड कर दें, इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, पावर को ऐड कर दें उसी से डिवाइड कर दें। फिर आप इसको सिंपल, ये इसकी इंटीग्रेशन ईजी है, कोई इसकी मुश्किल नहीं है। तो जो हॉलोनोमिकल कंस्ट्रेंट है उनके लिए आप एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये इंटीग्रेबल कॉन्स्टेंट है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इस कंडीशन के लिए आप मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के दें, तो मे बी कि आप इसकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लें, लेकिन उसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसका एक प्रूफ भी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे करेंगे। और ये हमारे पास होलोनोमिकल और नॉन होलोनोमिकल कंस्ट्रेंट जो है वो कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह स्क्लेरोनॉमिकल और रियोनॉमिकल कंस्ट्रेंट, जो टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से हमने जो दो टाइप्स लिखी हुई हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।